कल्पना कीजिए हिमालय की उन ऊंची बर्फीली वादियों की, जहां हरी घास के मैदान हैं, ढलानों पर चरती हुई भेड़ें हैं और बादलों के बीच से झांकती हुई ठंडी धूप है। देखने में ये नज़ारा जितना शांत और खूबसूरत लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इन ऊंचाइयों पर राज करता है आसमान का सबसे खूंखार शिकारी, द गोल्डन ईगल। आज की हमारी कहानी इसी खूबसूरत लेकिन खतरनाक वादी से है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के जय, उसके बेहद वफादार और निडर डॉग मोटू और एक विशाल काय गोल्डन ईगल के बीच हुए एक रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की। जब आसमान का ये राजा अपने शिकार के लिए नीचे उतरता है, तो क्या एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी की पुरानी लाठी के सहारे अपने मासूम भेड़ के बच्चों को बचा पाएगा? दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज हम सफर करने वाले हैं साहस, वफादारी और प्रकृति के एक बेहद अनोखे खेल की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। It was a high, piercing sound, almost like the yelping of a dog. Jay stopped picking the wild strawberries that grew in the grass around him and looked up at the sky. He had a dog, a shaggy guard dog called Motu. But Motu did not yet yelp. He growled and barked. The strange sound came from the sky, and Jay had heard it before. Now, realizing what it was, he jumped to his feet, calling to his dog, calling his sheep to start for home. Motu came bounding towards him, ready for a game. वो एक तीखी, चुभने वाली आवाज थी, लगभग कुत्ते के भौंकने जैसी। जय ने अपने आसपास की घास में उगी जंगली स्ट्रॉबेरी तोड़ना बंद कर दिया और आसमान की ओर देखा। उसके पास एक कुत्ता था, एक रोएंदार, रखवाली करने वाला कुत्ता, जिसका नाम मोटू था। लेकिन मोटू अभी तक भौंका नहीं था। वो गुर्राता और भौंकता था। वो अजीब सी आवाज आसमान से आ रही थी और जय ने उसे पहले भी सुना था। अब ये समझकर कि वो क्या है, वो उछल पड़ा और अपने कुत्ते को, अपनी भेड़ों को घर की ओर चलने के लिए पुकारा। मोटू खेलने के लिए उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। Not now, Motu, said Jay. We must get the lambs home quickly. Again he looked up at the sky. He saw it now, a black speck against the sun, growing larger as it circled the mountain, coming lower every moment. A golden eagle, king of the skies over the higher Himalayas, ready now to swoop and seize its prey. अभी नहीं मोटू, जय ने कहा। हमें भेड़ के बच्चों को जल्दी घर ले जाना होगा। उसने फिर से आसमान की ओर देखा। अब उसने उसे देखा। सूरज के बीच एक काला धब्बा, पहाड़ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बड़ा होता जा रहा था, हर पल नीचे आता जा रहा था। एक गोल्डन ईगल, ऊंचे हिमालय के आसमान का राजा, अब अपने शिकार पर झपटने और उसे पकड़ने के लिए तैयार था। The sheep had wandered some way down the side of the mountain, and Jay ran after them to make sure that none of the lambs had gone off on their own. Jay was counting the lambs. They were bleating loudly and staying close to their mothers. 1, 2, 3, 4. There should have been a fifth. Jay couldn't see it on the slope below him. He looked up towards a rocky ledge near the steep path. The golden eagle was circling the rocks. The bird disappeared from sight for a moment, then rose again with a small creature grasped firmly in its terrible talons. भेड़ें पहाड़ की ढलान पर कुछ दूर चली गई थीं और जय यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पीछे दौड़ा कि कोई भेड़ के बच्चा अकेला तो नहीं चला गया। जय भेड़ के बच्चों को गिन रहा था। वे जोर जोर से मिमिया रहे थे और अपनी माताओं के पास ही थे। 1, 2, 3, 4, एक पांचवां भी होना चाहिए था। जय उसे नीचे ढलान पर नहीं देख पा रहा था। उसने खड़ी चट्टान के पास देखा।
गोल्डन ईगल चट्टानों के ऊपर चक्कर लगा रहा था। पक्षी एक पल के लिए नजर से ओझल हो गया, फिर अपने भयानक पंजों में एक छोटे से जीव को कसकर पकड़े हुए फिर से उड़ गया। It has taken a lamb, shouted Jay. He started scrambling up the slope. Motu ran ahead of him, barking furiously at the big bird as it glided away to its eyrie on the cliffs. There was nothing that Jay and Motu could do except stare helplessly and angrily at the disappearing eagle. The lamb had died the instant it had been struck. We had better drive them home, Motu, said Jay, and at a nod from the boy, the big dog bounded down the slope to take part in his favorite game of driving the sheep homewards. At home, grandfather said, "Never mind, it had to happen someday. That eagle has been watching the sheep for some time." इसने एक भेड़ के बच्चे को उठा लिया, जय चिल्लाया। वो ढलान पर चढ़ने लगा। मोटू उससे आगे दौड़ा, चट्टानों पर अपने घोंसले की ओर उड़ते हुए उस विशाल पक्षी पर गुस्से से भौंकता रहा। जय और मोटू असहाय और क्रोधित होकर गायब होते हुए ईगल को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। भेड़ के बच्चे की चोट लगते ही तुरंत मौत हो गई थी। मोटू, हमें इन्हें घर ले जाना चाहिए, जय ने कहा, और लड़के के इशारे पर मोटू ढलान से नीचे दौड़ पड़ा, भेड़ों को घर ले जाने के अपने पसंदीदा खेल में हिस्सा लेने के लिए। घर आकर दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होना ही था। वो ईगल काफी समय से भेड़ों पर नजर रख रहा था। Grandmother, more practical, said, "We could have sold the lamb for 300 rupees. You'll have to be more careful in future, Jay. Don't fall asleep on the hillside when you are supposed to be watching the sheep." "I wasn't sleeping this morning," said Jay truthfully, forgetting to mention that he had been gathering strawberries. दादी, जो ज्यादा प्रैक्टिकल थीं, बोलीं, हम उस भेड़ के बच्चे को 300 रुपए में बेच सकते थे। जय, तुम्हें आगे ज्यादा सावधान रहना होगा। जब तुम्हें भेड़ों की रखवाली करनी हो तो पहाड़ी पर मत सो जाना। मैं आज सुबह सोया नहीं था। जय ने सच कहा, यह बताना भूल गया कि वो स्ट्रॉबेरी तोड़ रहा था। The following day, Jay and Motu were very careful. The great eagle, with its powerful beak and talons, was more than a match for boy or dog. Its hind claw, 4 inches round the curve, was its most dangerous weapon. When it spread its wings, the distance from tip to tip was more than 8 feet. It stood on its rocky ledge, staring majestically across the valley. Its hard, unblinking eyes missed nothing. Those strange orange-yellow eyes could spot a field rat or a mouse hair more than 100 yards below. अगले दिन जय और मोटू बहुत सावधान रहे। वो विशाल ईगल अपनी शक्तिशाली चोंच और पंजों के साथ वहां आया। उसका पिछला पंजा, जो 4 इंच लंबा था, उसका सबसे खतरनाक हथियार था। जब वो अपने पंख फैलाता था तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी 8 फीट से भी ज्यादा होती थी। वो अपनी चट्टानी कगार पर खड़ा था, घाटी के उस पार शान से घूर रहा था। उसकी कठोर, स्थिर आंखें कुछ भी नहीं चूकती थीं। उसकी अनोखी नारंगी पीली आंखें 100 गज से भी अधिक नीचे एक खेत के चूहे या खरगोश को भी देख सकती थीं। The eagle saw the boy and the dog, but he did not fear them. He had his eye on a lamb that was frisking about on the grass, a few feet away from the other grazing sheep. Jay did not see the eagle until it swept round an outcrop of rocks about 100 feet away. But Motu had seen the bird in time. With a low growl, he dashed forward and reached the side of the lamb at almost the same instant that the eagle swept in. There was a terrific collision. Feathers flew. The eagle screamed with rage. The lamb tumbled down the slope, and Motu howled in pain as the huge beak struck him high on the leg. The big bird, a little stunned by the clash, flew off rather unsteadily, with a mighty beating of its wings. Motu had saved the lamb. Jay ran up to Motu, who lay whimpering on the ground. Motu could not get up, and he was much too heavy for Jay to carry. Jay stood up, cupped his hand to his mouth,
and began calling for his grandfather. ईगल ने लड़के और कुत्ते को देखा, लेकिन वो उनसे डरा नहीं। उसकी नजर एक भेड़ के बच्चे पर थी, जो चर रही भेड़ों से कुछ ही फीट दूर घास पर उछल कूद कर रहा था। जय ने ईगल को तब तक नहीं देखा जब तक कि उसने लगभग 100 फीट दूर चट्टानों के एक टीले के चारों ओर चक्कर नहीं लगा लिया। लेकिन मोटू ने पक्षी को समय रहते देख लिया था। धीमी गुर्राहट के साथ वो आगे बढ़ा और लगभग उसी क्षण भेड़ के बच्चे के पास पहुंच गया जब ईगल झपट्टा मारते हुए आया। भयंकर टक्कर हुई, पंख उड़ गए। ईगल क्रोध से चीखा। भेड़ का बच्चा ढलान से नीचे लुढ़क गया और मोटू दर्द से कराह उठा, क्योंकि ईगल की विशाल चोंच उसके पैर पर जोर से लगी। टकराव से थोड़ा स्तब्ध हुआ बड़ा पक्षी अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए उड़ गया। मोटू ने मेमने की जान बचा ली थी। जय दौड़कर मोटू के पास गया, जो जमीन पर सिसक रहा था। मोटू उठ नहीं पा रहा था और जय के लिए उसे उठाना बहुत मुश्किल था। जय खड़ा हुआ, अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने दादाजी को पुकारने लगा। Dada! Dada! He shouted. And presently, grandfather heard him and came stumbling down the slope. He was followed by another shepherd, and together they lifted Motu and carried him home. Motu had a bad wound, and it would be some time before Motu could run about again. Meanwhile, the sheep had to be taken out to graze. Grandfather was not feeling well. He was feverish and kept to his bed. दादा दादा, वो चिल्लाया, और थोड़ी देर में दादाजी ने उसकी आवाज सुनी और लड़खड़ाते हुए ढलान से नीचे आए। उनके पीछे एक और चरवाहा भी था और दोनों ने मिलकर मोटू को उठाया और घर ले गए। मोटू को गहरा जख्म लगा था और वो कुछ समय तक दौड़ भाग नहीं सकता था। इस बीच भेड़ों को चराने के लिए बाहर ले जाना था। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बुखार था और वे बिस्तर पर ही लेटे रहे। Don't go too far with the sheep, said grandmother. Let them graze near the house. But there's hardly any grass here, said Jay. I don't want you wandering off while that eagle is still around. Give him my stick, said grandfather from his bed. Grandmother took it from the corner and handed it to the boy. It was an old stick made of wild cherry wood, which grandfather often carried around. It reached up to Jay's shoulders. Don't lose it, said grandfather. If the eagle comes near you, swing the stick around your head. That should frighten it off. भेड़ों को ज्यादा दूर मत ले जाओ, दादी ने कहा। उन्हें घर के पास ही चरने दो। लेकिन यहां तो घास बहुत कम है, जय ने कहा। जब तक वो ईगल आसपास है, मैं नहीं चाहती कि तुम इधर उधर भटको। इसे मेरी छड़ी दे दो, दादाजी ने अपने बिस्तर से कहा। दादी जी ने कोने से छड़ी उठाई और लड़के को दे दी। ये जंगली चेरी की लकड़ी की एक पुरानी छड़ी थी, जिसे दादाजी अक्सर अपने साथ रखते थे। ये जय के कंधों तक पहुंचती थी। दादाजी ने कहा, इसे खोना मत। अगर ईगल तुम्हारे पास आए तो छड़ी को अपने सिर के चारों ओर घुमाना, इससे वो डरकर भाग जाएगा। Clouds had gathered over the mountains, and a heavy mist enveloped the view. Because of the sudden cold, grandmother had made Jay wear a rough woolen jacket and a pair of high boots. After some time, the mist lifted, and Jay was able to see the towering snow peaks. He saw the golden eagle too. It was circling high overhead. Jay kept close to the flock, one eye on the eagle, one eye on the restless sheep. Then the great bird stooped and flew lower, piercing eyes fixed on its target, a small lamb that had suddenly gone down the slope, away from Jay and the flock. It passed Jay with a great rush of air, and as it did so, the boy struck out with a stick and caught the bird a glancing blow. पहाड़ों पर बादल छा गए थे और चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक ठंड बढ़ने के कारण दादी जी ने जय को ऊनी जैकेट और ऊंचे जूते पहना दिए थे। कुछ देर बाद कोहरा छटा और जय को बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां दिखाई देने लगीं। उसने गोल्डन ईगल को भी देखा,
वह आसमान में ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा था। जय भेड़ों के झुंड के पास ही रहा, एक आंख ईगल पर और दूसरी बेचैन भेड़ों पर। फिर वो विशाल पक्षी नीचे उतरा और उसकी पैनी निगाहें अपने लक्ष्य पर टिकी थीं। एक छोटा भेड़ के बच्चा जो अचानक ढलान से नीचे जय और झुंड से दूर चला गया था। वो ईगल जय के पास से तेजी से गुजरा और जैसे ही वो गुजरा, लड़के ने अपनी छड़ी से वार किया और पक्षी को हल्का सा झटका लगा। The eagle missed its prey, and the tiny lamb skipped away. To Jay's amazement, the bird did not fly off. Instead, it landed on the hillside and glared at the boy, as a king would glare at a humble subject who had dared to pelt him with a pebble. Jay's first instinct was to turn and run, but the cherry wood stick was still in his hands, and he felt sure there was power in it. He saw that the eagle was about to launch itself again at the lamb. Instead of running away, he ran forward, the stick raised above his head. The eagle rose a few feet off the ground and struck out with its huge claws. Luckily for Jay, his heavy jacket took the force of the blow. A talon ripped through the sleeve and the sleeve fell away. At the same time, the heavy stick caught the eagle across its open wing. The bird gave a shrill cry of pain and fury. Then it turned and flapped heavily away, flying unsteadily because of its injured wing. Jay still clutched the stick because he expected the bird to return. He did not even glance at his torn jacket. But the golden eagle had alighted on a distant rock and was in no hurry to return to the attack. ईगल का निशाना चूक गया और नन्हा भेड़ का बच्चा उछलता हुआ भाग गया। जय को आश्चर्य हुआ कि पक्षी उड़ा नहीं, बल्कि वो पहाड़ी पर उतरा और लड़के को ऐसे घूरने लगा जैसे कोई राजा किसी ऐसे विनम्र प्रजा को घूरता है जिसने उस पर पत्थर फेंकने की हिम्मत की हो। जय की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन चेरी की लकड़ी की छड़ी अभी भी उसके हाथों में थी और उसे पूरा यकीन था कि उसमें ताकत है। उसने देखा कि ईगल भेड़ के बच्चे पर फिर से हमला करने वाला है। भागने के बजाय वो छड़ी को सिर के ऊपर उठाकर आगे भागा। ईगल जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा और अपने विशाल पंजों से वार किया। जय के लिए सौभाग्य की बात यह थी कि उसकी भारी जैकेट ने वार की ताकत को झेल लिया। उसके पंजे ने आस्तीन को फाड़ दिया और आस्तीन अलग हो गई। उसी समय भारी डंडा ईगल के खुले पंख पर जा लगा। पक्षी दर्द और क्रोध से चीख उठा। फिर वो मुड़ा और घायल पंख के कारण लड़खड़ाते हुए भारी कदमों से उड़ गया। जय ने अब भी छड़ी को कसकर पकड़ रखा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पक्षी वापस आएगा। उसने अपनी फटी हुई जैकेट की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन गोल्डन ईगल दूर एक चट्टान पर उतर चुका था और उसे वापस हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। Jay began driving the sheep home. The clouds had become heavy and black, and presently the first snowflakes began to fall. Jay saw a hare go springing down the hill. When it was about 50 yards away, there was a rush of air from the eagle's beating wings, and Jay saw the bird approaching the hare in a sidelong drive. So it hasn't been badly hurt, thought Jay, feeling a little relieved, for he could not help admiring the great bird. Now it has found something else to chase for its dinner. जय भेड़ों को घर ले जाने लगा। बादल घने और काले हो गए थे और थोड़ी देर में बर्फ के पहले टुकड़े गिरने लगे। जय ने खरगोश को पहाड़ी से नीचे उछलते हुए देखा। जब वो लगभग 50 गज दूर था तो ईगल के फड़फड़ाते पंखों से हवा का एक झोंका आया और जय ने पक्षी को खरगोश की ओर तिरछी दिशा में आते देखा। तो इसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, जय ने थोड़ा राहत महसूस करते हुए सोचा, क्योंकि वो उस विशाल पक्षी की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। अब इसे अपने भोजन के लिए कुछ और शिकार मिल गया है। तो दोस्तों, ये थी जय और उसके वफादार मोटू की एक दिल छू लेने वाली कहानी। जय ने अपनी जान पर खेलकर सिर्फ अपने भेड़ के बच्चों को ही नहीं बचाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि जब बात अपनों की रक्षा की हो तो इंसान का साहस किसी भी विशालकाय खतरे से बड़ा हो सकता है। और सबसे खूबसूरत बात आपने गौर की
इतनी भयानक लड़ाई के बाद भी जब जय ने उस घायल चील को खरगोश का शिकार करते देखा तो उसके मन में नफरत नहीं बल्कि प्रकृति के इस शानदार जीव के लिए एक सम्मान था। क्योंकि प्रकृति में कोई विलन नहीं होता, सब सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। अगर आपको जय की बहादुरी और मोटू की वफादारी ने थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सवाल आपके लिए, अगर आप जय की जगह उस बर्फीले पहाड़ पर होते तो इतने बड़े ईगल को देखकर आपका क्या रिएक्शन होता? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस रोमांचक कहानी को शेयर करें। और हां, ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और खूबसूरत कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रकृति से प्यार करते रहें। धन्यवाद।